चलो स्टार्ट करते हैं। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल का। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -29 कूलम मीटर। तो क्या है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, ठीक है। तो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, डाइपोल। और डाइपोल इसी के फील्ड में अलाइंग है। जो हमारे डाइपोल हैं वे इसी के फील्ड में है। बहुत सारे डाइपोल रखे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है। अच्छा, कितने सारे डाइपोल रखे हैं? तो हमारे पास है 1 मोल ऑफ डाइपोल। कितने डाइपोल हैं? 1 मोल। क्योंकि जो सब्सटेंस है वो 1 मोल का है। सब्सटेंस कितना अमाउंट है सब्सटेंस का? 1 मोल। और सब्सटेंस के अंदर हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है और सारे मॉलिक्यूल्स इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइंग हैं। सारे के सारे इसी तरफ अलाइंग हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अचानक से बदल दिया जाए, अभी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अचानक से बदल दूं 60 डिग्री पर, ठीक है, तो सारे के सारे डाइपोल्स फिर 60 डिग्री पर आएंगे धीरे धीरे। टॉर्क होगा, वर्क होगा तो एनर्जी होगी, ठीक है। तो वही एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी एनर्जी होगी। तो अब हमारा जो θ1 है, जो पहला एंगल है θ1, वो कितना है? 0 डिग्री। θ2 क्या है? जितने डिग्री पर हमने उसे घुमा दिया फिर धीरे धीरे वहां आएंगे डाइपोल, तो वो कितना है? 60 डिग्री। अब जो एनर्जी या जो वर्क होगा वो कितना होगा? वर्क कितना होगा या एनर्जी कितनी होगी? -PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब वर्क डन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? टोटली होगा, क्योंकि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट गिवन है वो कितना है? 10 की पावर -29 कूलम मीटर। वो एक डाइपोल का है। तो टोटल डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो टोटल डाइपोल है कितने? 1 मोल। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है? 10 की पावर -29। तो अब टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर -6 कूलम मीटर। ये हमारा टोटल डाइपोल मोमेंट आ गया। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, तो -6.022 इंटू 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 10 की पावर 6। तो यहाँ 10 की पावर 6 कोस θ2 की वैल्यू 60 डिग्री माइनस θ1 की वैल्यू 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना आया? -6.022। अब ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। कोस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। कोस 0 की वैल्यू 1। तो वर्क डन कितना आया? -6.022 मल्टीप्लाई बाई -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया 6.022 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3.011 जूल। इतना वर्क होगा। और यही वर्क किस रूप में रिलीज होगा? हीट एनर्जी के रूप में। कह रहा है एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइंग इट्स डाइपोल अगेन अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दोबारा वे जब उसी 0 डिग्री में आएंगे तब वर्क होगा तो एनर्जी होगी, रिलीज होगी हीट एनर्जी के रूप में, और वो हीट एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, कैसे निकालोगे आप? वर्क डन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है। कह रहा है कि अगर हम कोम को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो कोम पर क्या आ जाएगा? चार्ज, स्टैटिक चार्ज आ जाएगा वहां। तो कह रहा है छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर्स को वो अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट? अगर हेयर्स हमारे वेट है या उस दिन कोई बारिश हो रही है तब क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या होगा जब कोई कोम है और वो कोम क्या होता है? चार्ज होता है। जब कोम क्या होता है? चार्ज, यानी कि इस पे छोटे छोटे क्या आ गए? चार्जेस आ गए। तो अब यहाँ छोटे छोटे पीसीज रखे हुए हैं पेपर के, तो ये तो न्यूट्रल है ना, तो चार्ज अट्रैक्ट केवल किसको करता है?
चार्ज को ही, लेकिन ये तो न्यूट्रल है। अब इनको अट्रैक्ट क्यों कर रहा है वो? क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडीज के पास लेकर आएंगे तो यहाँ पे होगा इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इंडक्शन होगा। तो ये प्लस जो है सारा का सारा माइनस इधर खींच लेगा और प्लस दूसरी तरफ, फिर माइनस इधर प्लस इधर। तो जो सारे के सारे माइनस हैं वे प्लस से क्या करेंगे? एट्रैक्शन, और प्लस प्लस से क्या करेंगे? रिपल्सन। क्योंकि इंडक्शन के द्वारा जो रिपल्सन के चार्जेस हैं वे दूर होंगे अपोजिट में, और जो एट्रैक्शन के चार्जेस हैं वे नजदीक होंगे। तो ओवरऑल एट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्सन कम होगा, और इसी वजह से ये इसको अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो जो पीसीज ऑफ पेपर रखे हुए हैं वे सारे के सारे न्यूट्रल हैं। ठीक है, अब जो पीसीज ऑफ पेपर है जैसे इंडक्शन हुआ तो जो अपोजिट चार्ज था वो नजदीक आ गया और जो सिमिलर चार्ज था वो दूर चला गया। तो इस वजह से एट्रैक्शन ज्यादा होगा डिस्टेंस कम होने की वजह से, और रिपल्सन कम होगा। तो ओवरऑल नेट क्या होगा? एट्रैक्शन होगा, इसी वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? और अगर ड्राई हेयर्स ड्राई नहीं है, हेयर्स वेट हैं या बारिश का दिन है, तब क्या होगा? तब फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। हेयर्स में और कोम में फ्रिक्शन नहीं होगा, और उस कंडीशन में ये चार्ज भी नहीं हो पाएगा। चार्ज नहीं हो पाएगा तो एट्रैक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट बी पॉइंट, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इज दिस नेसेसरी? कह रहा है जो ऑर्डिनरी रबर होती है वो क्या होती है? इंसुलेटर होती है। लेकिन अभी जो टायर्स आ रहे हैं एयरक्राफ्ट के, जब वो लैंड करता है तो जो टायर्स उसमें यूज होते हैं वे थोड़े से कंडक्टिंग होते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, जब प्लेन फ्लाई कर रहा होगा तो एयर का और प्लेन के सरफेस का जो फ्रिक्शन होगा उसमें क्या होगा कि प्लेन पर चार्ज आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो प्लेन क्या हो जाएगा? चार्ज्ड। तो जैसे ही चार्ज्ड प्लेन है और वो लैंड करेगा, क्योंकि रबर्स क्या है, टायर्स कैसे हैं? रबर के, रबर क्या है? इंसुलेटिंग है। तो जो चार्ज है वो अंडरग्राउंड तो जाएगा नहीं, ग्राउंड में, तो अभी भी उस पर क्या होगा? चार्ज होगा। और जब वो लैंड कर चुका होगा तो जब नीचे की तरफ आता है तो बहुत सारे पंछी हैं वहां और बहुत सारी चीजें हैं, कभी, है ना। तो नीचे की तरफ चीजें, ऊपर जब उड़ रहा है वहां कुछ नहीं, आयनोस्फीयर में कुछ नहीं है वहां, लेकिन नीचे की तरफ जहां उड़ेगा तो वहां तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर जब उसमें जब लैंड करेगा तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाना चाहिए? ग्राउंड में। तो पहले नहीं जाता था, पहले नहीं जाता था तो स्पार्किंग हो जाती थी। अगर कोई चार्ज कंटेनर है वो जा रहा है तो उसमें क्या हो सकती है? स्पार्किंग। तुमने ये कभी फोटो वगैरह देखा हो या कभी देखा हो जो ट्रक होते हैं जिनमें क्या होता है? एलपीजी या सीएनजी या कुछ इस तरह की चीजें होती है ना, तो उस ट्रक के पीछे की तरफ यहाँ पे चेन्स, ऐसे चेन होती है लोहे की, वे जमीन से टच होते हुए चलती है। तो उसका मतलब ये क्यों लगाई गई है? क्योंकि एलपीजी तो क्या है? फ्लेमेबल मटेरियल है। तो अगर इसमें एयर के फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ गया तो क्या हो सकती है? स्पार्किंग। स्पार्किंग से खतरा है, तो जिस वजह से यहाँ पे चेन्स लगा रखी हैं, क्योंकि टायर्स कैसे हैं? इंसुलेटिंग है। तो जो भी चार्जिंग यहाँ होगी वो ग्राउंड में तो चार्ज जाएगा नहीं, तो ये चेन्स के थ्रू वो सारा चार्ज किस में चले जाएगा? ग्राउंड में। तो यही रीजन है इसका, है ना। ये क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। तो बस यही बात कह रहा है कि वो जो अगर जो स्पेशल रबर टायर्स होते हैं जो थोड़े से कंडक्टिंग होती हैं, क्यों होती हैं? ताकि जैसे ही प्लेन हमारा लैंड करता है तो सारा का सारा जो उस पर चार्ज है वो कहाँ चला जाए? अर्थ में चला जाए। ठीक है, सारी ग्राउंडिंग हो जाए, तो इसी वजह से होता है। तो ये कह रहा है टू अनेबल देम टू कंडक्ट चार्ज टू द ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक चार्ज है जो प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से? ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड प्लेन। अब सी पॉइंट क्या है? व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। तो यही है पॉइंट। ठीक है, तो जब इस तरह के इनफ्लेमेबल मटेरियल्स रखते हैं व्हीकल्स तो उनके पीछे की तरफ चेन्स जो है वे ग्राउंड में टच होते हुए चलती हैं, तो उसका रीजन भी क्या है? सेम है। नेक्स्ट डी पॉइंट, a bird perches on the bare high power line and nothing happened to the bird, a man standing on the ground touches the same line get a fatal shock। कह रहा है जो अपना देखा होगा बर्ड्स वगैरह जो हाई पावर लाइन है, 11,000 की लाइन जा रही है या उससे भी ज्यादा पावर की है, वोल्टेज की है, तो वहां बर्ड्स बैठी रहती हैं, कबूतर बैठे रहते हैं, तो उनको शॉक नहीं लगता। जबकि अगर जमीन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसी लाइन को अगर टच करे तो क्या होगा? बहुत तेज शॉक लगेगा। तो क्या रीजन है? क्योंकि हम अगर जमीन से टच हैं और उसको टच करते हैं वायर को तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा।
ठीक है, जहां से हम जमीन से कांटेक्ट में है वहां, और जहां से हमने उसे टच किया है वहां, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही हमारी बॉडी के अंदर से चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, और चार्ज फ्लो तभी करता है जब क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो एक पावर लाइन जो वायर्स जा ही रहती हैं, ऐसे जा रही हैं वायर, अब मान लो ये दो वायर है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ऐसा हो कि वो जो बर्ड बैठी हुई है उसका एक बॉडी पार्ट यहां हो और दूसरा यहां हो, तो पक्का शॉक लगेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन वो तो किसी एक तार पे ही बैठी होगी ना, और एक तार के दोनों पॉइंट इधर और इधर, पोटेंशियल क्या है, सेम। तो जब पोटेंशियल सेम है तो उसकी बॉडी के अंदर से चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, सेम वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अब यहां चाहे 1000 वोल्टेज हो, लेकिन डिफरेंस नहीं है ना, इस पॉइंट पर दोनों पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल सेम है। अगर सपोज करो मैं इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर खड़ा हूं, अर्थ के ऊपर नहीं हूं, कहीं टच नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, और एक प्लास्टिक की जो है कोई चेयर है उसके ऊपर खड़ा हूं, और मैं इधर से एक हाई वोल्टेज लाइन पकड़ लूं और इधर से भी पकड़ लूं, तो क्या मुझे कोई शॉक लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अब इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या हुआ, सेम हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जीरो, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या आया, जीरो। तो अब बॉडी के अंदर से चार्ज मूव करेगा ही नहीं। कब करेगा, अब मान लो कि मैं अगर 100 वोल्ट की लाइन भी पकड़ता हूं, नीचे की तरफ मेरा पैर ग्राउंड में टच है, तो ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है, जीरो, और उसका कितना है 100, तो डिफरेंस कितना आ गया 100 का, तो शॉक लगेगा। क्लियर है, तो शॉक लगने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस, और तब उस कंडीशन में वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। ठीक, नेक्स्ट। अब पोटेंशियल के तो हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए एनसीईआरटी के। अब नेक्स्ट जो अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स के बारे में, उन्हें समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर्म जरूर होता है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। हमें पता है इस पॉइंट का, पहले भी हमने किया है गोस थ्योरम में, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो कई सारी तरीके हैं जिनसे हम समझा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि सपोज कि यहाँ कोई क्या है, चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है। अब इस यहाँ पे रखा हुआ है कोई मेटेलिक कंडक्टर, यहाँ क्या है, कोई मेटेलिक कंडक्टर। अब प्लस का चार्ज है और हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है इसे, द चार्ज इज फिक्स्ड हियर, यहाँ फिक्स है। ये मेटल का कंडक्टर है, जब चार्ज को मेटल कंडक्टर के पास लेकर आओगे तो क्या होगा, इंडक्शन। इंडक्शन प्रक्रिया में क्या होगा, ये प्लस का चार्ज है तो इतना ही माइनस का चार्ज इधर आ जाएगा, और उतना ही प्लस का चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये होगा कि अब माइनस इधर प्लस इधर, इंडक्शन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया ना, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होगा, ये जो चार्ज है इसमें से भी तो लाइंस निकल के चलेगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मेटेलिक बॉडी पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, तो कुछ इस तरीके से चलेगी। अब ये देखो, ये चार्ज ने यहाँ पे इंडक्शन किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर की थी अंदर की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो चार्ज देगा अब इधर की तरफ, ये क्या देगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, सेम। तो इस कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो। तो क्या इसके अंदर कोई नेट फील्ड लाइन होगी, नहीं होगी। तो किस तरीके से होगा कि ये चार्ज है, इससे लाइंस इस तरह चलेंगी। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाके पूछ ले कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, बताओ कि कौन सा डायग्राम सही है, किस तरह का दे रखा है, एक कुछ इस तरह का दे रखा है, ऐसे यूं, बताओ कौन सा डायग्राम सही है, ये डायग्राम सही है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल होगा फाइनली वो कितना होगा, 90, दे विल बी परपेंडिकुलर टू द मेटेलिक बॉडी, परपेंडिकुलर होंगे। यहां पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये डायग्राम क्या है, गलत है। ठीक है, अब ध्यान से समझ आई बात। और वैसे ही इसमें भी दिखाया गया है कि ये कैपेसिटर लगा दिया, इधर की तरफ ये प्लेट प्लस है, ये प्लेट माइनस है, यानी कि इस कैपेसिटर का भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस प्लस ने और इस माइनस ने यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, कंडक्टर के अंदर इंडक्शन। तो ये प्लस था तो इधर माइनस आ गया, और उतना ही इधर प्लस आ गया, तो इस कैपेसिटर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, जो बाहर का कैपेसिटर है, ये तो कंडक्टर का है, इधर की तरफ इंडक्शन के द्वारा जो आया, एक इधर की तरफ, ये किसका है,
कैपेसिटर का, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, तो कैंसिल आउट करेंगे, बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0। तो नेगेटिव पॉजिटिव आए ना दोनों तरफ, तो उनके बीच में दोनों मिलके ही तो बनाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं, प्लस से लाइंस आ रही है, माइनस की तरफ जा रही है, दोनों का सहयोग होगा, जो भी होगा। क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया। तो यही बात कह रहा है वो कि सपोज देयर इज ए कंडक्टर ABCD प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, मतलब आप इस लैंग्वेज को अपने तरीके से बना के लिख सकते हो कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से उसके अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, कैंसिल आउट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, कह रहा है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर की बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। आप कंडक्टर को कोई भी चार्ज दोगे वो हमेशा निकल के उसके सरफेस पर आ जाएगा, उसके बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज स्टैटिक फॉर्म में नहीं रुकेगा, ये पॉइंट है। ठीक है, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब कई तरीके से समझा दो इसे भी, जैसे सपोज कि हमारे पास ये क्या है, कोई कंडक्टर है, हमने इसे चार्ज दिया और सपोज की चार्ज इसके बॉडी के अंदर है, ऐसा मान लो। अब बॉडी के अंदर है तो मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं सेंटर से, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा जरूर, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, जो हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चाहे रूल लगा लो, गॉस का रूल क्या था कि टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल EdS cos थीटा। टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू EdS cos थीटा। ई का वैल्यू क्या होगा, 0, ई का वैल्यू 0 है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, तो 0 आ गया, ये 0 है तो टोटल चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे समझा दो थ्योरेटिकल तरीके से, ठीक है, ऐसे समझाओ, या फिर डेरिवेशन के तरीके से ऐसे बता दो, लेकिन पॉइंट यही है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर स्टैटिक फॉर्म में कोई भी चार्ज नहीं होता, और वो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, उसके सरफेस पर। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज कंडक्टर है, हम कोई चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं किसी भी सरफेस का, कैसा भी लो, तो ये कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इसे हमने ऐसे चार्ज कर रखा है। अच्छा, एक पॉइंट और है, आप जरूरी नहीं इसी तरीके से फॉर्मेशन करोगे, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हमने कुछ सिचुएशन लिया है ना, इस तरह का सिचुएशन लिया, हमने बताया कि इधर की तरफ क्या है, कोई प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब प्लस का चार्ज इसमें क्या करेगा, इंडक्शन, इंडक्शन से क्या होगा, इधर की तरफ कुछ कुछ क्या आ गया, माइनस, इधर की तरफ कुछ कुछ क्या आ गया, प्लस, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो बस ये दिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इन पर वे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये हमारा पॉइंट है। क्लियर है, चाहे ऐसे बनाओ चार्जेस या वैसे बनाओ, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे हमने जो चार्जेस इस पर लेकर आए हैं वे इंडक्शन के द्वारा लेकर आए, वहां जो चार्जेस लेकर आए हुए उसमें से चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पूरा का पूरा क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉइंट यही है कि हमें ये बताना है कि अब चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी तो वो बता रहा है कि सरफेस के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये शो करो, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर आप क्या मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वे सपोज की परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पे कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज, और वे परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसा कंसीडर करो, ठीक है। अगर मैं ऐसा कंसीडर करता हूं तो मैं इस पर रिजोल्यूशन करूंगा इस तरफ और इस तरफ कि पहले वे कितने एंगल पे थी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कितने एंगल पे बताया, कितने पे है, थीटा डिग्री पे, और फिर मैंने किया इसका रेजोल्यूशन ऐसे और ऐसे। तो इस तरफ जो रेजोल्यूशन कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, E cos थीटा, और इधर कितना आ गया, E sin थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां चार्ज है, तो इस साइड फोर्स भी जरूर होगा। कितना फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई, यानी कि इस साइड कोई ना कोई फोर्स भी जरूर अप्लाई हो रहा होगा। और चार्ज कैसा है, ये
स्टैटिक फॉर्म में अगर इधर की तरफ टेंजेंशियल वे में फोर्स लग रहा होगा तो चार्ज पक्का क्या करता, मूव करता, लेकिन मूव नहीं कर रहा। चार्ज कैसा है, स्टैटिक फॉर्म में है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि स्टैटिक फॉर्म में इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो क्या है, पक्का जीरो है। अब फोर्स का कंपोनेंट जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पक्का क्या है, जीरो है। यानी कि जो ई कोस थीटा है वो क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि हमारा चार्ज कैसा है, रेस्ट में है। नहीं बात समझ आई, ठीक है। जैसे ये हमने बनाया वैसे यहां बना लो कि हमारे पास यहां पे कोई चार्ज है Q, और अगर इस चार्ज पर, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस चार्ज पर अगर इस तरफ टेंजेंशियली कोई फोर्स अप्लाई होता है तो बेटा ये चार्ज फ्लो करेगा, ये चार्ज मूव करेगा इधर की तरफ। लेकिन चार्ज कैसी स्थिति में है, चार्ज तो रेस्ट में है। रेस्ट में है तो जो टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट है ये क्या है, ये जीरो है। फोर्स कंपोनेंट जीरो है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज तो जीरो नहीं है, चार्ज जीरो नहीं है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, ठीक है। डी यहाँ पे ई कोस थीटा, तो क्यू तो जीरो है नहीं, तो ई कोस थीटा पक्का क्या है, जीरो है। बात समझ आई इतनी। तो पॉइंट ये है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वंस द चार्ज ऑन ए कंडक्टर आर रीअरेंज, एक बार अगर किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, फिर उस पर चलेंगे भी, फ्लो भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर चार्ज दिया और फिर एक बार वो सब चार्ज होने के बाद वो सारा का सारा उस पर क्या हो गया, रीअरेंज हो गया, सारा अरेंज हो गया जितना होना था, द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप, उसके बाद चार्ज का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक। देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रुकने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है किधर की तरफ, टेंजेंशियली, जो टेंजेंट कंपोनेंट है कंडक्टर पर, वो क्या होगा, जरूर जीरो होगा। क्लियर है। तो यहां लिखेंगे एज ई कोस थीटा, ई कोस थीटा क्या होगा, जीरो होगा। अब क्या ई जीरो है, क्या ई जीरो है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि बॉडी पे क्या है, चार्ज है, चार्ज है तो पक्का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो बिल्कुल जीरो नहीं है। लेकिन ई इंटू कोस थीटा क्या आ रहा है, जीरो, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये क्या आ रहा है, इसका जीरो आ रहा है, तो ई तो जीरो है नहीं। अब दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो कब होगा, जब दूसरी चीज क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, कोस थीटा क्या होगा, जीरो होगा। कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो। बस यही तो निकालना था हमें ये बताना था कि जो थीटा है, एंगल जो थीटा होगा सरफेस से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना बनाएगी, 90 डिग्री। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही फाइंड आउट करना था। और ये हमने कैसे किया कि अगर ये एंगल थीटा हो, अगर ये 90 डिग्री ना हो, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा ई कोस थीटा। इसका मतलब है कि चार्ज मूव करेगा अगर ये जीरो ना हो, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ई कोस थीटा क्या है, जीरो है। ई जीरो है नहीं तो कोस थीटा पक्का क्या है, जीरो है। कोस थीटा जीरो जब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो इससे ये सिद्ध होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the conducting surface इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, कह रहा है वही पोटेंशियल इस पूरे कंडक्टर के अंदर भी सेम पोटेंशियल होगा, सब जगह वो कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों, ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं। बहुत सिंपल है, हम इसको थ्योरेटिकल तरीके से ना करके वैसे डेरिवेशन तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, तुम्हें क्या पता है कि अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये क्लियर है, क्लियर है ना सूरज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर क्या होगा, जीरो। ठीक है, हमें ये पता है एज रिलेशन क्या है, E = -dV/dr।
ये तो हमने प्रूव कर लिया, ये प्रूव कर रखा है ई और बी का रिलेशन। तो ई की वैल्यू क्या है 0, तो हम कहेंगे 0 इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये कोई भी चीज 0 आ रही है तो ये 0 लिखूं मैं या ये 0 लिखूं? कब 0 आएगा? जब ये 0 हो या ये 0। मैं a को डिवाइड कर रहा हूं b से और बराबर लिख रहा हूं 0, तो इनमें से कौन सी चीज 0 है, a की b? a 0 है ना, और पक्का 0 है। कोई और वैल्यू अगर नॉन 0 वैल्यू है यार भी, तो कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली टर्म क्या है 0 है। तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv बाई dr। तो इसका मतलब क्या है, सो dv क्या होगा 0, और dv क्या है चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल 0 कब होगा? जब पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। पोटेंशियल सब जगह क्या हो, सेम। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब है कि v2 माइनस v1, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या आ रहा है 0। तो कब आएगा? जब डिफरेंस 0 ना, मतलब डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है सेम। जो वैल्यू v2 की है वही वैल्यू v1 की भी है। दैट मीन्स जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। हो गया, बस इतना पॉइंट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। E होता है माइनस dv बाई dr। तो अगर E 0 है तो dv की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब dv 0 है, चेंज इन पोटेंशियल 0 आ रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिंपल सा पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हमने किया था गोस थ्योरम की डेरिवेशन में भी। गोस थ्योरम की जो डेरिवेशन की थी हमने, एप्लीकेशन की थी, सेकंड एप्लीकेशन है ना, चार्ज सेल, स्फेरिकल सेल। तो उसमें हमने किया था कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वही यहाँ करा रहा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमने क्या कंसीडर किया, अगर इतना ही करना हो, अगर बस यही करना हो कि कोई भी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, चाहे वो स्फेरिकल सेल हो या कुछ भी हो या कैसी भी डिजाइन की हो, जैसे यहाँ अजीब सा ऐसा डिजाइन दे रखा है, ठीक है, कैसे भी हो। तो अब इसके यहाँ पे कहीं भी, इसके किसी भी पॉइंट पर, सरफेस पर कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताना है, ठीक है। तो क्या करें, तो उसने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पाई लिया, मतलब एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा सिलेंडर, जिसमें कि जो यहाँ पे सरफेस एरिया है वो कितना आ रहा है, डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस, डेल्टा छोटा सा सरफेस एरिया है, छोटा सा सरफेस एरिया है। और इसके एरिया के अंदर भी बहुत माइन्यूट सा है ये सिलेंडर, और बाहर भी बहुत माइन्यूट सा है। इसको क्या बोला, सिलेंड्रिकल पाई। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज, इसकी बॉडी पर, सरफेस पर क्या है, सब जगह चार्ज है, कहीं प्लस भी हो सकता है, कहीं पे माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो चार्ज है उसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा। इस पॉइंट पर जहां हमने सिलेंड्रिकल पाई को कंसीडर किया, वहां पे चार्ज डेंसिटी कितना बेटे, सिग्मा, ठीक है। और प्लस का चार्ज ऐसा मान लिया। अगर यहाँ पे चार्ज है, देखो अंदर की तरफ क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा, अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या सिलेंडर के साइड्स में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो या तो यहाँ प्लस का चार्ज है तो बाहर की तरफ जा रहा होगा, या बस अंदर की तरफ आ रहा होगा, सरफेस पर खत्म हो जाएगा। तो केवल ये जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पे, केवल इसी पे ही क्या होगा, फ्लक्स होगा, इसी सरफेस से फ्लक्स होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और कहीं भी फ्लक्स नहीं होगा, क्लियर है। और गोस थ्योरम के हिसाब से हमें पता है, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, तो गोस थ्योरम के हिसाब से हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है ये कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, ठीक है, इतना होता है, ये हमें पता है। ई की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास क्लोज इंटीग्रल करें तो सारी सरफेसेस का फ्लक्स ऐड करना पड़ता है, लेकिन इसमें सरफेस तो बस यही है, एक इसी का ही एक ही करना है। तो टोटल फ्लक्स की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ई, बाहर आ गया। और ये जो डेल्टा एस है वो तो हमने लिया ही, सरफेस एरिया डेल्टा एस है, तो इसे भी इतना ही लिख दो, डेल्टा एस। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो एरिया वेक्टर है वो दिखा रखा है, दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी,
0 डिग्री, तो कोस 0, कोस 0 कितना हो गया 1। अब बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कहते हैं, वो क्या होती है टोटल चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया, और कितने एरिया पर चार्ज है डेल्टा एस। ठीक है, तो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस, तो मैं यहां लिख दूं सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, और कोस 0 की वैल्यू 1। अब इस डेल्टा एस से डेल्टा एस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। यही प्रूव करना है, मतलब तरीका क्या है हमारा अब भी सेम ही है, कोस के जो एप्लीकेशन थे ना वैसे ही करना है। टोटल फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। अब जितने भी यहाँ पे जितने भी सरफेसेस होंगे उतने ही ई डी एस, पहली सरफेस का, दूसरी का, तीसरी का लगा दो, क्योंकि इसमें तो क्या है केवल एक ही सरफेस है, तो बस ऐसे ही करना सिंपल। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब वही है जो हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है 0। अब मान लो कि अब कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, ठीक है, और मान लो आपकी कार में गाड़ी में कहीं जा रहे हो और वहाँ बहुत तेज तूफान सब चीज़ें चल रही हैं, तो अब लाइटिंग भी होगी जरूर, है ना, बिजली कड़क रही है, तो वैसे लाइटिंग से बचने के लिए आप क्या करोगे, गाड़ी में बैठे रहोगे वहाँ फायदा है, या उससे उतर के मेटलिक कंडक्टर है चलो भाग जाते हैं कहीं इधर उधर, पेड़ के नीचे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वो ठीक है, अंदर बैठे रहो। रीजन क्या है, क्योंकि वो कंडक्टर की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, और उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। लाइटिंग अगर उस पर गिरेगी भी तो उसके अंदर आप बैठे रहोगे, आपको किसी भी तरह कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। तो मतलब यही है कि अगर वैसे भी बहुत सारी तरीके हैं, सपोज हमारे पास कोई स्पेसिमेन है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से टच में नहीं आना चाहिए, सेंसिटिविटी सेंसिटिव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे बचाना है, क्या करोगे आप मेटल के किसी के अंदर रख दोगे, कैविटी के अंदर। मेटल की कैविटी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे मेटल की बॉडी लो उसमें कोई होल करो और उसके अंदर फिर उसे रखो, ऐसा नहीं हो, जरूरी नहीं है। आप बस सिंपल से तार ले लो कॉपर की, अच्छा मेटल है, और कॉपर के तार का एक जाल बना दो चारों तरफ, उस जाल के अंदर कुछ भी रख दोगे, वहां पे क्या है वो कैविटी का काम करेगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। यानी कि आपने उस जगह को शील्ड कर दिया, किससे शील्ड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इसी फिनोमेना क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, वहां पे ये नहीं होगा, कहां पे होगा जब बॉडी कैसी हो कंडक्टिंग हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, और वहीं से हमारा ये कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, किसी जगह को बचाना है इससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसको क्या कहते हैं, है ना। तुमने देखा होगा ये चीज, ये अब बहुत बार यूट्यूब पे भी चलता रहता है कि ऐसे कोई सॉन्ग वगैरह बना दे इसमें कि इस यहाँ से क्या निकल रही है लाइटिंग सी, है ना, लाइटिंग निकल रही है, एक व्यक्ति अंदर है वो कैसे कुछ बटन दबाता है और यहाँ से क्या निकलती है चारों तरफ लाइटिंग, जैसे बारिश के दिनों में होती है, और वे लाइटिंग्स क्या बना रही है वहां पे साउंड, ठीक है, किसी प्रकार की। तो ये व्यक्ति अगर इस जाल के अंदर है तो ये जितनी भी लाइटिंग यहां से निकलेंगी सारी की सारी इसी को जाल को टच करेंगी और इस व्यक्ति को किसी प्रकार का हार्म नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप जाल के अंदर बैठे हो, बाहर चाहे जितनी मर्जी जो है लाइटिंग गिरती रहे, जो मर्जी जो है वोल्टेज चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो है अंदर क्या हो सुरक्षित हो। ठीक है, नहीं कोई क्यों इसकी दिक्कत नहीं है। जैसे कोई भी लाइटिंग आ रही होगी ना तो वो अट्रैक्ट करेगी मेटल को, तो बीच में से बहुत कम जगह है, वैसे कैसे निकल जाएगी, इधर की तरफ या इधर की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेगी, उसी को पकड़ लेगी। हम्म हम्म वो हो सकता है कुछ डिफरेंट चीजें हो, लेकिन अब बिल्कुल जैसे ये एकदम जो यहाँ पे बीच में जगह है, अब उसकी बॉडी बिल्कुल इस जगह पे ऐसा टच होगी तो कहीं ना कहीं शॉक जरूर लग जाएगा, लेकिन बॉडी तो इससे क्या है दूर है। तो जैसे ही वो, जैसे ये बीच में इतनी जगह है,
अब लाइटिंग आई तो लाइटिंग जैसे आएगी ना तो वो या तो यहाँ से पकड़ेगी इसे, या यहाँ से पकड़ेगी, या यहाँ से पकड़ेगी, चारों तरफ से ऐसे पकड़ेगी, लेकिन बीच में से अंदर से नहीं जाएगी, पास होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट, बात समझ आई। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी में एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं कंडेंसर, जो हम लोग यूज करते हैं जगह जगह पे, है ना। जैसे मोटर के अंदर यूज कर रहे हैं या फैन चलाते हैं, वहां भी कंडेंसर का यूज हो रहा है। कंडेंसर, इसी कंडेंसर को क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। है क्या, तो कंडेंसर का या कैपेसिटर का एक्चुअली में वर्क क्या है, तो ये देता है उसको एक इनिशियल थ्रस्ट। किसी भी डिवाइस को जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको क्या देता है, इनिशियल थ्रस्ट, इनिशियल टॉर्क। ठीक है, अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है तो, जैसे आपका फोन है, अब फोन को चलाने के लिए जैसे आप फोन स्विच ऑन करोगे, उसे चलाओगे, क्या वहां कंडेंसर की जरूरत है क्या, उसे स्टार्टिंग में चलाने के लिए कोई थ्रस्ट या फोर्स की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। मोटर में है, आप जैसे खेत में ऐसे न्यार लाते हो, न्यार काट रहे हो आप, है ना, तो उसमें जो मोटर चलेगा तो आप कंडेंसर नहीं लगा रखा, जैसे ही उसे ऑन करोगे तो जो उसका पट्टा होगा उस पर क्या मारना पड़ेगा, हाथ मारना, ऐसे हाथ मारोगे उस पर ना, ऐसे चलाओगे, मैनुअल थ्रस्ट दोगे, तब वो मोटर धीरे धीरे चलेगा। अदरवाइज बस वहीं पे ही आवाज करता रहेगा और मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, एक्सटर्नल थ्रस्ट चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए, एक बार, एक स्ट्रोंग जर्क। ठीक है, और उसी वही स्ट्रोंग जर्क कौन देता है, कैपेसिटर या कंडेंसर। अब फैन है, हमने फैन जैसे ही ऑन किया, अब सपोज कि कोई सीलिंग फैन है जो चल रहा है 1 एम्पियर करंट पर। सीलिंग फैन कितने एम्पियर करंट पे चल रहा है, वो 1 एम्पियर पर। तो ठीक है, 1 एम्पियर पे वो चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में चलने के लिए, शुरुआत में मूव करने के लिए वो 1 एम्पियर करंट कम है। तो क्या करोगे, या तो आप जैसे ही ऑन करो फिर उसे हाथ से घुमाओ, चलाओ वैसे ही जैसे मोटर चला रहे थे, या फिर क्या लगा दो, वहां एक कैपेसिटर लगा दो, एक कंडेंसर लगा दो, वो उसे स्टार्टिंग थ्रस्ट देगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे 1 एम्पियर करंट तो वहां से आ ही रहा है। अब कैपेसिटर की वजह से कुछ सेकंड, मिली सेकंड के लिए उसमें करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर हो जाएगी, 1.5 से 2 एम्पियर। थोड़े समय के लिए एकदम से ज्यादा करंट मिलेगा, ज्यादा करंट मिलेगा तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए ज्यादा करंट, तो इनिशियल थ्रस्ट मिल गया। अब फिर कंडेंसर का काम खत्म, अब उसका कोई रोल नहीं है, अब वो काम नहीं कर रहा, अब वो चलते हुए पंखे में से आप कंडेंसर निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता रहेगा। बात समझ आई। तो ये इसका काम है। कैसे काम करता है कि सपोज यहां पे हमने एक कंडेंसर लगा रखा है, और जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरह का है कि बैटरी से जो करंट जा रहा है वो कितना है, I। अब जैसे ये कंडेंसर जो है, ये अगर हमने इसमें क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, तो स्टार्टिंग फेज में जैसे ही करंट जाएगा, स्टार्टिंग फेज में इसका करंट तो इसमें जाएगा ही, प्लस कंडेंसर भी अपना करंट इसमें भेज देगा। तो ये करंट भेज रहा है सपोज IC, जो टोटल करंट इसमें स्टार्टिंग में जाएगा वो कितना जाएगा, I प्लस IC। तो ये इसी वजह से इसे स्टार्टिंग में जर्क मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारा, अब कंडेंसर लगाया हमने 50 MFD का, MFD कहते हैं, MFD मतलब होता है फेराड। ठीक है, तो 50 MFD का लगा, मिली फेराड है ना, 50 मिली फेराड का। अब अभी भी वर्क नहीं हो रहा, अभी भी उसे और ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, क्या करोगे आप, 70 MFD का लगा दो, या 50 MFD के 2 लगा दो, 100 MFD का लगा दो, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता होगा कि भाई ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, इसमें इतना कैपेसिटर, इतने MFD के कंडेंसर की जरूरत होती है, फैन में इतने की जरूरत होती है, तो हर एक डिवाइस में क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। कहीं पे स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर चाहिए, कहीं पे वीक से भी काम चल जाएगा। क्लियर है। तो अब इसी के बारे में चलेंगे। पोटेंशियल टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म। चलो, तो कैपेसिटर क्या होता है, एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है एक छोटे से जगह पर, छोटी सी जगह पर लार्ज अमाउंट। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज स्टोर कर रहा है ना, तो चार्ज स्टोर कौन करती है, बैटरी। तो ये एक तरह का क्या है, बैटरी है, लेकिन बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको काफी लंबे समय तक मेंटेन करके रखती है, लेकिन ये केवल मिली सेकेंड तक ही वर्क करता है। जैसे 1 मिली सेकेंड में ही तो फुल हो जाएगा, और मिली सेकेंड में ही
डाउन, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम क्या होता है, बहुत ही कम। ठीक है, इस तरह की बैटरी है जो इंस्टेंट वर्क करती है, एकदम से चार्ज होगी और एकदम से ही डिस्चार्ज होगी। एल्यूमिनियम फॉइल लगा दो, या एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होती वो एक तरह का मटेरियल है, प्लेट बना रखी है। आप किसी कंडेंसर को फोड़ के उसे देखोगे अंदर की तरफ, तो ऐसे एक लंबी सी फॉइल ऐसे निकल जाएगी। अब वो क्या है, वो हम धीरे धीरे इसमें समझेंगे, है ना। कई तरह के कैपेसिटर आते हैं, तो वो भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। उसको फोल्ड इसलिए किया हुआ है ताकि थोड़ी सी जगह में ही काफी सारी प्लेट्स, काफी लंबी प्लेट उसमें एक जगह पे ही आ जाए, तो इसलिए उसको प्लेट को क्या कर रखा है, प्लेट को फोल्ड कर रखा है। ठीक है, तो जितनी लंबी रील होगी वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, वैसा ही है, कुछ समझते रहेंगे धीरे धीरे। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि एक लार्ज अमाउंट को मेंटेन करता है एक छोटी सी जगह पर, इनिशियल थ्रस्ट देता है। ठीक, अब आते हैं कि इसका कैपेसिटेंस क्या है। अगर सपोज कोई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का क्या होगा, कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस मतलब उसकी क्षमता। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। क्लियर है। तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को कैसे देखते हैं, अब चार्ज ही स्टोर हो रहा है ना वहां, तो अब देखो, अब दो तीन कैपेसिटर है हमारे पास। एक कैपेसिटर ने, अब चार्ज अगर स्टोर करोगे उसमें, तो चार्ज स्टोर करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे बैटरी है ना, मैंने क्या बताया था, बैटरी है, इंस्टेंट बैटरी है। ठीक है, जल्दी डाउन हो जाती है, जल्दी चार्ज हो जाती है। ये इस तरह की बैटरी है। तो आप एक बैटरी को चार्ज दे रहे हो, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सी बात है, जितना चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा। तो अब कई सारे कैपेसिटर है मेरे पास। एक कैपेसिटर को मैंने 5 कूलम चार्ज दिया और इसका 1 वोल्टेज बढ़ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज हो गया, 1 वोल्ट का। ठीक, दूसरे कैपेसिटर को मैंने 15 कूलम चार्ज दिया, तब जाके इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 1 वोल्ट। तीसरे कैपेसिटर को मैंने 50 कूलम चार्ज दिया, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 1 वोल्ट। किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, पहले वाले की कैपेसिटी क्या है, सबसे कम है। क्यों है सबसे कम, पहले वाले की, है ना। वैसे ही है, चलो इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अब कई सारे बच्चे हैं, अब सभी बच्चों को मैं खुराक जो खाने की दे रहा हूं क्या है, सेम डाइट, सबकी क्या है, सेम है। ठीक है, सबको उतना ही दिया जा रहा, सबको उतना ही दिया जा रहा है ना। लेकिन एक बच्चा है, अब जिसे 2 रोटी खाने के लिए दी, और 2 रोटी खा के उसका पेट एकदम भर गया, यानी कि वोल्टेज फुल हो गया। दूसरा बच्चा है, उसे 2 रोटी खाने के लिए दी, उसकी आधी भूख शांत हुई बस। तीसरे बच्चे को 2 रोटी खाने के लिए दी, उसे पता ही नहीं चला, मैंने कुछ खाया नहीं। उसने ऐसे ऐसे मान लो जैसे उसने जैसे दवाई ले ली हो, बीमार है भाई, चलो दवाई लेनी है, तो ऐसे, है ना, 2 भूल के। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं है, वो बैठ के तसल्ली से ठीक ठाक खाना लेता है। अब बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तीसरे वाले की। सिंपल सी बात है, वोल्टेज बढ़ रही है ना, वोल्टेज बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, चार्ज ज्यादा सहन कर पा रहा है। तीसरा कैपेसिटर जो है उसे मैंने 50 कूलम चार्ज दे दिया, तब जाके एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आया, तब जाके आया। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, चार्ज को स्टोर करने की, बहुत ज्यादा है। बात समझ आई। तो जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, टू कंप्लीट इट्स 1 पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्टेज, दैट चार्ज इज इट्स कैपेसिटेंस। वो चार्ज उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, ये क्या होता है, Q/V, यानी कि टोटल चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर टू मेंटेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, या टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बाई 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जितना चार्ज वो ले लेगा, वही क्या है, उसका कैपेसिटेंस है। तो C = Q/V। बात समझ आई। और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, C = Q/V, याद रखेंगे। क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर टू मेक ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब इसका एक छोटा सा वीडियो है, उसे देखो। ये हमारे क्या है, कंडेंसर है ना, कैपेसिटर। अब ये यहां पे देखो, बस ये पहले क्या हो रहा था, चार्ज, है ना, क्या हो रहा था पहले, ये
चार्ज हो रहा था, ये चार्ज हो रहा था और यहाँ पे बैटरी भी अटैच थी, ठीक है, और ये चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, बैटरी अटैच थी और ये जो एलईडी है वो भी जल रहा था। अब जैसे ही अब बैटरी का कनेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया, तो कैपेसिटर तो अभी भी कनेक्शन में है, ये तो चार्ज है, तो ये इसके हटने के बाद ये इसको क्या देगा, चार्ज देगा। तो इसके हटने के बाद भी कुछ समय तक ये जो एलईडी है वो जलती रहेगी और अचानक से एकदम से बंद नहीं होगी। ये भी एक इसका फंक्शन है, ये भी एक काम है इसका, ठीक है। यही कैपेसिटर्स है ना, ये क्या लगा रखे हैं यहाँ पे, क्या है ये कैपेसिटर या कंडेंसर है। क्लीन स्मूथ आउट, ये वाटर के हिसाब से समझा रहा है। इसने कहा कि जैसे इसमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और वाटर को किसी दूसरे टैंक में स्टोर कर लें हम, तो उसमें से जब वाटर फ्लो होगा तो तब दोनों तरफ सेम चलता रहेगा, है ना। जैसे इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, जैसे ही ये बंद होगा वाटर फ्लो होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि इसके आगे यहाँ पे कोई स्पेस बना दूं और उसके अंदर स्टोर करूं वाटर को, तो थोड़ी देर बाद अब फिर वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा उसमें से निकलने के बाद। अगर ये बंद हो गया तो फिर भी वो क्या होगा, चलता रहेगा वाटर, है ना, जब तक कि वो जो है पूरा खाली नहीं होगा। तो यही बात समझा रहा है इसमें, अगर यहाँ पे स्टोर कर लिया जाए तो ये चलता रहेगा, और अगर ये बंद हो गया तब भी ये क्या होता रहेगा, बराबर चलता रहेगा। ये बंद होने के बाद भी ये चलता रहेगा और उसके बाद फिर जाके बंद होगा। और सपोज फिर ये स्टार्ट हो गया तो फिर लगातार कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो बस यही बता रहा था, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में करें।